तो दोस्तों आप लोगों को यही लगता होगा कि अमेरिका के द्वारा ही सबसे पहले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से मजबूरन इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, क्योंकि उस दरमियान अमेरिका से पहले ही इस तरीके के आधुनिक एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम सोवियत यूनियन के जमाने में शुरू हो चुका था। अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का जब फर्स्ट फ्लाइट हो रहा था तब रशिया की तरफ से भी इसी तर्ज पे बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट किया गया था। और दोस्तों आज रशिया का वो पहला नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का 25 साल पूर्ति हुआ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिकी F-22 को काउंटर करने के लिए या फिर कहे तो अमेरिकी F-22 के बराबर में आज से 25 साल पहले रशिया की तरफ से कौन से एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा था, और अगर ये सक्सेस होता तो इस एयरक्राफ्ट का दर्जा आज कहां पे होता। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पूरा दुनिया के द्वारा बनाया गया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखा जाए तो सबसे पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्टों को ही पहचाना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो F-22 एयरक्राफ्टों को पहला सक्सेसफुल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन असल में इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट से पहले ही सोवियत यूनियन की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन के एक ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू किया गया था जो अगर आज सक्सेस होता तो F-22 के बराबर पे ही होता। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सक्सेस का बात इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये एक तरीके से सक्सेस तो था, लेकिन सक्सेस के बावजूद इसे कंप्लीट नहीं किया जा सका। दोस्तों मैं यहाँ पे रशिया के सुखोई Su-47 वर्कवुड एयरक्राफ्ट के बारे में कह रहा हूँ, जिसे कि सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के जनक या फिर कहे तो प्रेडिसेसर भी कहा जाता है। दोस्तों रशिया की तरफ से जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है, एक्सपर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में काफी हद तक सुखोई Su-47 फाइटर एयरक्राफ्टों का छाप है और रशिया के द्वारा सुखोई Su-47 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से भी कई तरीके के टेक्नोलॉजी को इन एयरक्राफ्टों में इनहेरिट किया गया है। दोस्तों रशिया के ये जो एयरक्राफ्ट है आज से करीबन 25 साल पहले अपना पहला उड़ान भरा था। 25 सितंबर 1997 वो दिन था जिस दिन सुखोई डिजाइन ब्यूरो के टेस्ट पायलट इगोर वोटनसेव के द्वारा एयरक्राफ्टों का फ्लाई किया गया था। दोस्तों ये सोवियत यूनियन के जमाने में बनना शुरू हुआ, लेकिन इसका फर्स्ट फ्लाइट रशिया के जमाने में हुआ। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों में कई तरीके के फीचर है, लेकिन इसके जो सबसे आई कैचिंग फीचर या फिर कहे तो सबसे अनयूजुअल फीचर था उसका डिजाइन। ऑर्डिनरी दोस्तों इसके जो डिजाइन है इसे रिवर्स स्वेप्टिंग डिजाइन कहा जाता है, मतलब इसके जो विंग है ये नॉर्मल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में संपूर्ण उल्टा है। एयरक्राफ्टों के विंग का एंगल जहां पे पीछे की तरफ होता है तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के जो विंग का एंगल था ये सामने की तरफ था। हालांकि दोस्तों ये एयरक्राफ्टों का ऐसा केवल मात्र एक फीचर नहीं था जिसके वजह से इन एयरक्राफ्टों को इतना महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, बल्कि एयरक्राफ्टों में उस दरमियान रशिया की तरफ से डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि दोस्तों 25 साल पहले फ्लाई किया गया इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को कभी अंजाम नहीं दिया गया, मतलब एक ही प्रोटोटाइप के निर्माण के बाद रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को और बनाया नहीं गया। पर उन एयरक्राफ्टों में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस दरमियान किया गया था, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रशिया की तरफ से अपने अन्य एयरक्राफ्टों में इनहेरिट किया गया है, जैसे कि 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और MC-21 एयरलाइनरों में। दोस्तों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के अगर इतिहास को देखा जाए तो 1970s में ही सोवियत यूनियन की तरफ से अपने एयर पावर को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का चर्चा शुरू कर दिया गया था, जबकि 1983 से एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेके S-22 प्रोजेक्ट मतलब कोड नेम S-22 के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। हालांकि उस दरमियान सोवियत यूनियन की तरफ से अपने सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी टेस्टिंग चलाया जा रहा था, जो बाद में रशियन बेड़े के प्रमुख फाइटर एयरक्राफ्टों का कड़ी भी बना। रशिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो को ही इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का जिम्मेदारी मिला और उस दरमियान एक एक्सपेरिमेंटल स्विफ्ट विंग डिजाइन के साथ एयरक्राफ्टों को डिजाइन करना शुरू किया गया। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान ही सोवियत यूनियन टूट गया और सोवियत यूनियन बिखर जाने के बाद एक तरीके से एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट ठप भी पड़ गया था। हालांकि रशिया की तरफ से फिर से प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया और इसे S-37 प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया गया। और दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब केवल मात्र एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट को ही बनाया नहीं गया, बल्कि रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को निर्माण करके स्विफ्ट विंग वाले एयरक्राफ्टों के एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट को भी अंजाम दिया गया। दोस्तों एयरक्राफ्ट को 25 सितंबर 1997 में जहां पे फर्स्ट फ्लाइट किया गया तो वहीं पे 1999 के मार्क्स एयर शो के दरमियान एयरक्राफ्टों को कोड नेम S-37 के नाम से दुनिया के सामने लाया गया। हालांकि बाद में इस नाम को बदलते हुए सुखोई Su-47 नाम रखा गया, जिसे साल 2001 में बरकुट के नाम से भी प्रचलित किया गया, जिसका मतलब है गोल्डन ईगल। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में रशिया की तरफ से बनाया गया था जो क्विकली अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और अटैक ऑफ एंगल को भी चेंज कर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट को उस दरमियान जिस तरीके के टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था उस तरीके के टेक्नोलॉजी तब केवल मात्र 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब अमेरिका के F-22 जैसे एयरक्राफ्टों में ही था। हालांकि इससे भी आकर्षक चीज था एयरक्राफ्टों के डिजाइन। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों के जो रिवर्स स्वेप्टिंग डिजाइन है ये जहाँ पे आकर्षित था तो वहीं पे इस डिजाइन की वजह से एयरक्राफ्टों को कई तरीके के बेनिफिट भी मिला। हालांकि इससे एयरक्राफ्टों को एक अनयूजुअल लुक भी मिला, जिस वजह से एयरक्राफ्टों का
चर्चा भी काफी अधिक मीडिया में था। हालांकि फॉरवर्ड स्विफ्ट विंग जैसे डिजाइन कोई पहला डिजाइन नहीं है, बल्कि 1944 में भी इस तरीके के डिजाइन के ऊपर काम शुरू किया गया था, लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसे डिजाइन को एक प्रॉपर सक्सेस नहीं बनाया जा सका और ना ही इस तरीके के डिजाइन के एयरक्राफ्टों को इतने बड़े मात्रा में कभी निर्माण किया जा सका। रशिया के सुखोई Su-47 एयरक्राफ्टों के लिए भी ये डिजाइन काफी महत्वपूर्ण तो था, लेकिन अगर इन एयरक्राफ्टों को प्रॉपर मैन्युफैक्चर किया जाता तो एक तरीके से कहा जा सकता था कि ये पहला रिवर्स स्वेप्ट विंग के प्रॉपर एयरक्राफ्ट है। तो इस तरीके के डिजाइन को एयरक्राफ्टों के क्रूजर स्पीड के ऊपर असर डालने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसे डिजाइन से एयरक्राफ्ट काफी कम रफ्तार में उड़ान भर सकता है। हालांकि वहीं पे दूसरी तरफ इस तरीके के डिजाइन की वजह से एयरक्राफ्ट के जो विंग्स है उसके ऊपर काफी अधिक दबाव पड़ता है, जो एक तरीके से एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को भी चकनाचूर करने के लिए काफी है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट को अगर किसी मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है तो ये मुश्किल तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये एयरक्राफ्टों के वजन को बढ़ा सकता है। और इस मुश्किल को दूर करने के लिए सोवियत यूनियन के डिजाइनर या फिर कहे तो रशिया के इंजीनियरों की तरफ से एयरक्राफ्टों में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो वजन में हल्का और साथ ही साथ अधिक स्ट्रेंथ का है। और दोस्तों इसी कारण से इन एयरक्राफ्टों को सक्सेसफुली फ्लाई करना भी पॉसिबल हो पाया। पर दोस्तों फ्लाई करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को तैयार करने में रशिया को इसलिए सफलता नहीं मिला क्योंकि उस दरमियान एक तरीके से कहा जाए तो रशिया के इकोनॉमी उस तरीके से नहीं था कि वो ऐसे खर्चेलू प्रोजेक्ट को बेयर कर सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उस दरमियान रशिया के पास सुखोई 27 और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट होने के कारण एयरक्राफ्टों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रशिया को इतना अधिक इन्वेस्ट करने का भी आवश्यकता नहीं था और सिंपली एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करके अपने बेड़े में एयरक्राफ्टों को शामिल करने के साथ साथ इसे बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी रशिया कर सकता था। हालांकि माना जाता है कि इन्हीं कारणों की वजह से सुखोई Su-47 फाइटर एयरक्राफ्टों को एक तरीके से बैक बर्नर में रख दिया गया, जिस वजह से अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्टों के तर्ज पे रशिया के पास किसी तरीके का कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट उस दरमियान नहीं बन सका। हालांकि दोस्तों इसके बाद इन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को एक तरीके से इनहेरिट किया गया और रशिया के द्वारा समय आने पे अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट शुरू किया गया। तो सब चलिए थोड़ा जानते हैं सुखोई Su-47 फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में और थोड़ा डिटेल में। बेसिकली दोस्तों ये जो एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है इसे एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट या टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, लेकिन एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से ट्विन इंजन डेल्टा कैनट डिजाइन वाले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में डेवलप किया जा रहा था, जो बेसिकली मल्टी रोल कैटेगरी का या एयर सुपीरियोरिटी कैटेगरी का होता। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे रशिया की तरफ से सिंगल पायलट मतलब एक क्रू मेंबर के लिए ही डिजाइन किया जा रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो आकार है ये काफी बड़ा था और लंबाई इसका करीबन 22.6 मीटर मतलब 74 फीट 2 इंच के आसपास है, जबकि चौड़ाई इसका 16.7 मीटर मतलब 54 फीट 9 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट की हाइट 6.4 मीटर मतलब 21 फीट के आसपास है, तो वहीं पे इसका विंग एरिया 56 मीटर स्क्वायर मतलब 600 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट को 25,670 किलोग्राम के आसपास रखा गया था, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,000 किलोग्राम के आसपास रखा गया था। तो इतने भारी भरकम एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए दो D30 F6 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 93.1 किलो न्यूटन के आसपास है, जबकि इसके मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 154 किलो न्यूटन के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये इन इंजनों के सहारे हाई ऑल्टीट्यूड में 2200 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 2.21 के रफ्तार में उड़ान भरने में सक्षम था, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में इसका अधिकतम रफ्तार 1400 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.12 के आसपास था। एयरक्राफ्टों के रेंज 3300 किलोमीटर के आसपास था, जबकि इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीब करीब 18 किलोमीटर या फिर कहे तो 59,000 फीट के आसपास था। एयरक्राफ्ट प्लस 9G के दबाव झेलने का क्षमता रखता था, जबकि इसके जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ 0.92 और नॉर्मल टेक ऑफ वेट के साथ 1.12 के आसपास था। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को एज ए फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन तक ही समाप्त कर दिया गया, मतलब इसके प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इस वजह से इन एयरक्राफ्टों के हथियारों के ऊपर कोई काम नहीं किया गया था। पर रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये कन्वेंशनल हथियारों को स्टोर करने का क्षमता रखता था, मतलब एयरक्राफ्टों में मेन गन से शुरू करके वेपन पॉड्स भी होता, लेकिन क्या यह एयरक्राफ्ट इंटरनल वेपन बेस से लैस होने वाला था या एक्सटर्नली इन हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखने वाला था, इसका फिलहाल जिक्र नहीं है। एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्टों में मिशन रैडर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगाने का बात उस दरमियान किया गया था, जो उस दरमियान एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी था। हालांकि दोस्तों उस दरमियान रशिया के पास किसी भी तरीके का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रैडर नहीं था, जिस वजह से ये नहीं कहा जा सकता था कि रशिया इन एयरक्राफ्टों को ऐसे रैडरों से लैस करने वाला था कि नहीं। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के इंजन भी एक स्टेल्थ इंजन नहीं था, जबकि एयरक्राफ्टों के डिजाइन को भी एक तरीके से स्टेल्थ डिजाइन नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक एयरक्राफ्टों में ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था जो आज के दरमियान 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।